खबर आपको दुर्ग छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां साहित्यकार डॉक्टर संजय दानी की नई पुस्तक चश्मे बद्दूर का जल्द ही विमोचन होने वाला है। आपको बता दें कि डॉक्टर संजय दानी कान नाक गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। डॉक्टरी पैसा होने के पश्चात भी उन्होंने साहित्य के प्रति अपनी रुचि दिखाई। लगभग अभी तक उनकी 8 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। स्वदेश 24x7 की संवाददाता दीपमाला सिन्हा से उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि किस तरह उन्होंने साहित्य के प्रति रुचि जागी और उन्होंने छत्तीसगढ़ी, हिंदू, उर्दू और अनेक भाषाओं में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। साथ ही उन्होंने नई पीढ़ी के युवाओं को भी साहित्य के प्रति रुचि रखने की अपील करी। दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ खास मुलाकात में डॉक्टर संजय दानी जी मौजूद हैं। आपको बताना चाहूँगी, ये डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं कान नाक गला के। ये अपना दुर्ग में इनका क्लिनिक है, मौजूद हैं। हम आज इनके क्लिनिक में इनसे बातचीत करने के लिए आज कुछ खास बातचीत इनसे इसलिए है कि आपको बताना चाहूँगी कि एक साहित्यकार भी है। ये इतने बड़े MBBS डॉक्टर होते हुए भी साहित्यकार हैं। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, गज़ल लिखी हैं और अपना कीमती समय इस साहित्य को दिया है। इनकी बहुत जल्द एक पुस्तक जो है विमोचन होने वाली है। इसी संबंध में आज इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह से एक डॉक्टर होते हुए भी इन्होंने साहित्य के प्रति रुचि दिखाई, कब से रुचि है, कितनी किताबें लिखी गई, तमाम जानकारी आज इनसे लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपना परिचय दें, हमारे दर्शकों को बताएं कि आप डॉक्टर हैं, आपने पढ़ाई कहाँ से की है और साहित्य के प्रति कैसे रुचि आई। मेरा नाम, जैसे आपने बताया, डॉक्टर संजय दानी जी। मैं मूलतः दुर्ग का ही रहने वाला हूँ। दुर्ग वैश्य समाज मेरा समाज है। मेरी उम्र आज 68 साल हो रही है। मेरा जन्म 17 नवंबर 1957 को हुआ है। मैं रायपुर मेडिकल कॉलेज से मेरी पूरी पढ़ाई हुई है। MBBS 1979 में किया और 3 साल बाद 1983 में मैं MS कान नाक गला में MS किया। MS करने के बाद मैं 8 साल BSP सेक्टर 9 में सर्विस में था। उसके बाद रिज़ाइन करके अपनी प्रैक्टिस चालू किया यहाँ सभा कॉम्प्लेक्स दुर्ग में, और लगभग 30-35 साल हो रहे हैं मुझे यहाँ प्रैक्टिस करते हुए। 2007 में मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सचिव बना और उसके 1 साल बाद दुर्ग अग्रवाल समाज का, छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज का जब प्रेसिडेंट बना तो हम एक मैगज़ीन की तैयारी करने लगे। उस समय कुछ नीचे फुट नोट्स में हम कुछ बड़े बड़े शायरों के 2-2 लाइन लिखा करते थे, और वहीं उसी समय मुझे किसी ने स्टिमुलेट किया कि आपके में भी शायद वो प्रतिभा है। उसने मुझे कहीं मंच संचालन में सुना था, तो आप भी लिखने की कोशिश करो। तब से मेरी कलम चलने लगी और धीरे धीरे मैं उसमें इतना डीपली इन्वॉल्व हो गया कि 2008 और 9 में मेरा पहला गज़ल संग्रह आया। 2 साल बाद दूसरा गज़ल संग्रह। पहले गज़ल संग्रह का नाम मेरी गज़ल मेरी हमशक्ल, दूसरे गज़ल संग्रह का नाम खुदा खैर करे। उसके बाद मेरी 2 कहानी संग्रह आया, इंद्रधनुष, और उसके बाद 4 उपन्यास आए। अंतिम उपन्यास था लव जिहाद का, उसके पूर्व आरक्षण। और 16 नवंबर को अब मेरा एक गज़ल संग्रह विमोचित होने जा रहा है जिसका नाम है चश्मे बद्दूर। ये मेरी साहित्य की यात्रा और मेरी व्यावसायिक यात्रा जो 1979 से प्रारंभ होकर आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कितने किस तरह से आपकी साहित्य के प्रति रुचि आई, किस तरह से आपने कितनी सारी किताबें लिखी है। तो इतनी सारी आपने किताबें लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, गज़ल लिखे हैं, तो आप साहित्य के प्रति रुचि है। आपने अभी तक जिस तरह से आपने पुस्तक विमोचन किया होगा, इस सब चीज़ों को देखते हुए आपको पुरस्कृत मिला होगा किसी समाज के द्वारा, कहीं आपका विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ होगा, उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। मुझे अग्रवाल समाज, अपने छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज ने सम्मानित किया है। बिलासपुर की एक संस्था है, सम्मानित किया है। ऑल इंडिया रेडियो रायपुर शाखा से मैंने 2-4 बार मेरी गज़ल और मेरी कविताओं का प्रसारण हुआ है, और बहुत सारी छोटी मोटी संस्थाओं ने ये किया। मैं दुर्ग जिला हिंदी साहित्य समिति का अध्यक्ष रहा हूँ 2014 से 2018 तक। आज भी उनका संरक्षक हूँ, और आज
कुछ और संस्थाएं हैं जो साहित्यिक संस्थाएं हैं, उसमें मेरी भूमिका अहम है। लोग मुझे एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में जो जूनियर साहित्यकार हैं बुलाते हैं, देखते हैं और मेरी सलाह लेते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक आपने कविताएँ लिखी हैं, ग़ज़लें लिखी हैं, इनमें से कुछ ख़ास होगा जो आपको लगता होगा कि बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा मतलब सबसे आपके दिल के करीब हो, ऐसे कुछ बताइए? मेरी प्रारंभिक यात्रा जो है गज़ल से ही प्रारंभ हुई, कविताओं के रूप में मतलब पद्य में प्रारंभ हुई और कुछ साल बाद फिर कुछ लोगों ने मुझे स्टिमुलेट किया गद्य लिखने के लिए। तो ये 2 गज़ल संग्रह लिखने के बाद मैं 6 गद्य की किताबें लिखा, मतलब 2 कहानी संग्रह और 4 उपन्यास। तो लोगों को जब पता चला कि ये गद्य भी अच्छा लिखते हैं, तो उस पर भी लोगों ने मुझे आँकना चालू किया और मुझे एक खिताब भी मिला कि ये कथाकार के गज़लकार के साथ कथाकार भी हैं। और वैसे मैं मंचों में जब भी जाता हूँ तो छत्तीसगढ़ी कविताएँ मेरी पब्लिक को स्टिमुलेट करती है, पब्लिक को प्रभावित करती है। मनोरंजन हास्य व्यंग की कविता मैं छत्तीसगढ़ी में लिखता हूँ और गज़ल में मैं गंभीर रचनाएँ लिखता हूँ। जी, मतलब आप छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज में भी लिखते हैं, मैं छत्तीसगढ़ी मूलतः भाषा? छत्तीसगढ़ी हूँ, छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज का सदस्य हूँ और मूलतः मेरा जन्म दुर्ग और धमधा मेरा गाँव है। दुर्ग में मेरे पिताजी प्रैक्टिस करते थे, तो दुर्ग में रहना हुआ। जी, जी। तो कुछ छत्तीसगढ़ी कविता या कुछ आप सुनाना चाहेंगे जो आपके बिल्कुल। ख़ास हो, तो हमारे दर्शक भी सुन लेंगे? हाँ, जी, बताएँ। मैं एक मोबाइल पर एक रचना सुनाता हूँ। जी। जब हम ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो हमारा जो व्यवहार है, जब मोबाइल हमारा बजने लग जाता है तो प्रॉपर नहीं रहता, इम्प्रॉपर हो जाता है उस पर। कोनो घर आऊँ किते तो मैं बाहर हूँ की देता हूँ, कोनो घर आऊँ किते तो मैं बाहर हूँ की देता हूँ, कोनो ला वो फ़ोन भुला गे मैं ओकर फादर हूँ की देता हूँ, कोनो ला अपन लइका से डॉक्टर साहब सुध के कहला देता हूँ और कोनो ला तोर बात कटत के टरका देता हूँ। वैसे तो मोबाइल हमार ज़िंदगी ला बड़ सुधारत जावत है, वैसे तो मोबाइल हमार ज़िंदगी ला बड़ सुधारत जावत है। एके दुख हवय धीरे-धीरे हमला लबरा बनावत जावत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जो छत्तीसगढ़ी भाषा में आप बोले हो। मेला बोला पता नहीं भी कि आप इतना सुंदर छत्तीसगढ़िया बोलते हो, नहीं तो पूरा इंटरव्यू आपके छत्तीसगढ़िया में लेते हो। बहुत सुंदर बोले हो आप छत्तीसगढ़िया भाषा। आजकल देखे जाते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़िया भाषा ला लोग मन भूल गए हैं। बाकी राज्य में देखे जाए तो अपन मातृभाषा जो अगर राज्य की भाषा है ओला उच्च स्थान प्राप्त है, लेकिन हमार छत्तीसगढ़िया भाषा ला उतना स्थान प्राप्त नहीं है। लोग मन भूल गए, हिंदी ला ज़्यादा प्राथमिकता देते और ओकर बाद इंग्लिश ला। लेकिन आप बहुत अच्छा छत्तीसगढ़िया भाषा ला बढ़ा, तो छत्तीसगढ़िया भाषा में साहित्यकार लिखा तो बहुत अच्छा है। अब एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हिंदी में भी अगर आपकी कोई रचना हो, गज़ल हो, तो प्लीज़ वो भी सुना दीजिए। 4 लाइन में सुनाता जी, हूँ। ये मैं गायकी में सुना रहा हूँ। मुश्किलों से करार कर रहा हूँ, तुझ पे मैं एतबार कर रहा हूँ। मुश्किलों से करार कर रहा हूँ, तुझ पे मैं एतबार कर रहा हूँ। जानता हूँ तुम आओगी नहीं, पर जानता हूँ तुम आओगी नहीं, पर सदियों से इंतज़ार कर रहा हूँ। जानता हूँ तुम आओगी नहीं, पर सदियों से इंतज़ार कर रहा हूँ। आशिकी के बियाबां में यारों, आशिकी के बियाबां में यारों, खुद ही अपना शिकार कर रहा हूँ। मुश्किलों से करार कर रहा हूँ। अंतिम बंद। दिल से लहरों का डर मिटाने को, दिल से लहरों का डर मिटाने को, आज दरिया में पार कर रहा हूँ। मुश्किलों से करार कर रहा हूँ। कटकर मैं इतनी सुंदर छत्तीसगढ़िया भाषा में भी लिखी हैं, गज़ल भी लिखी, कविताएँ भी लिखी हैं। आपने कहा कि मैं पुस्तकें भी लिखा हूँ। तो जैसे कि आपकी जो पीढ़ियाँ हैं उनके वो जहाँ तक देखा जाए साहित्य के प्रति रुचि लेते, लेकिन जो अभी आने वाली पीढ़ी है वो कहीं भी साहित्य के प्रति रुचि नहीं है। यहाँ तक कि उनको अपनी मातृभाषा के प्रति भी रुचि नहीं है। ये पूरी जो ये हमारी जो पुरातन संस्कृति थी वो कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रही है। हम विदेशी सभ्यता को, पाश्चात्य सभ्यता की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे। तो आपको कहीं दुख लगता है, ऐसा लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें ये सब चीज़ देके जाना चाहिए? स्वाभाविक है, दर्द तो होता है, दुख होता है, क्योंकि
पूरा जो वातावरण है, खासकर नए बच्चों का, वो अंग्रेजीमय होते जा रहा है। जी और नेचुरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आपको बड़ी भूमिका निभानी है, खासकर अपने व्यवसाय में या अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना हो, तो आज की तारीख में जो पूरे देश में जो शिक्षा का प्रचार है, वो इंग्लिश में ही ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है। और अगर आपको बेहतर जॉब पाना है, तो बिना इंग्लिश के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी कारण बच्चे शुरू से या बचपन से अंग्रेजी की ओर पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी हिंदी तुलनात्मक रूप से कमज़ोर है, और जब भाषा कमज़ोर है तो उसपे कोई साहित्य की रचना हो नहीं सकती। कुछ लोग भले कोशिश करते हैं, और अगर वो चाहें तो अंग्रेजी उनकी अच्छी है तो अंग्रेजी में साहित्य की रचना कर सकते हैं, पर मुझे अभी तक ज़्यादा लोग दिखे नहीं। और एक बड़े रूप में मैं सोचूं तो ये हर दौर में ऐसी समस्या है। मेरे दौर में भी मैं नहीं सोचता, दो चार मेरे आसपास दो चार लोग ही साहित्य रचना किए हैं, मेरे ऊपर वाले भी दो चार लोग। तो ये स्वाभाविक है, ईश्वर प्रदत्त है, जो साहित्य या किसी खास क्षेत्र में दो चार लोग ही आएंगे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भीड़ नहीं हो सकती। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी ये सोच है शायद गलत हो, और दो चार नए बच्चे साहित्य में आएंगे ही, जैसे हम लोग आए, चाहे वो हिंदी के दायरे में आए, चाहे छत्तीसगढ़ी के दायरे में आए, चाहे अंग्रेजी के दायरे में आए। जी, बहुत अच्छा कहा आपने। नई संस्कृति, नई पीढ़ी को भी साहित्य के प्रति रुचि लेना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है क्या कि हमें, जैसे स्कूलों में इंग्लिश एक मेन सब्जेक्ट रखा गया है, ऐसे साहित्य के प्रति भी एक रुझान ऐसा स्कूलों में या कहीं कॉलेजों में ऐसा रखना चाहिए कि लोग साहित्य के प्रति रुचि है, एक सब्जेक्ट साहित्य के प्रति जिसमें कविताएँ, गज़लें, कहानी, हालांकि ये हिंदी के एक सब्जेक्ट में ये विषय रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ करना चाहिए। और हिंदी के एमए में ये विषय रहती हैं जिसमें साहित्य की संबंधित पढ़ाई जाती है। 12वीं के पूर्व, 12th के पूर्व तो बच्चों का जो उस उम्र में जो दिमाग इतना नहीं रहता है कि साहित्य में वो अपने आप को डीपली इन्वॉल्व कर सके या गंभीरता से सोच सके। 12वीं के बाद ही कर सकते हैं। तो कॉलेज में हिंदी के विषयों में इस चीज़ को शामिल किया जा सकता है, और उसके बाद बच्चे अगर उसमें इन्वॉल्व होंगे तो संभवतः वो साहित्य रचना कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। और एक चीज़ पूछना चाहूँगी, अगर जैसे किसी की साहित्य के प्रति रुचि है, कोई चाह रहा है कि मैं कविताएं, जैसे आपने ही कहा कि किसी ने मुझे प्रेरित किया कि आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं और भी अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, ऐसे बहुत सारे युवा होंगे जो कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि हम भी थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। तो इन सब को जैसे अगर गाइडेंस करना हो तो वो क्या किसी साहित्यकार के पास जाएं, किसी गज़ल गायक के पास जाएं, किसी कहानीकार के पास जाके क्या ऐसे प्रशिक्षण ले सकते हैं? बिल्कुल, प्रशिक्षण तो नहीं, पर गाइडेंस मिल सकता है। और अधिकांश साहित्यकार तैयार रहते हैं, कोई बच्चा या कोई भी नया व्यक्ति उनसे सलाह लेने आए तो अपनी क्षमता के अनुरूप उनको सलाह देते हैं। इसमें कहीं से कोई गुरेज नहीं करता। और साल में 15 दिन जब हिंदी दिवस मनाई जाती है, 14 सितंबर से 30 सितंबर तक, तब हमारी संस्था के विभिन्न सदस्य अलग अलग स्कूल में जाके अपनी बात भी रखते हैं और बच्चों की कविताएं या कहानियां सुनने की कोशिश भी करते हैं। ये हम लोग सतत कई वर्षों से करते आ रहे हैं, उसका प्रभाव भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें दिखने लगा है। जी जी, बहुत अच्छा। ये बहुत सारी बातें हो गई। अब एक चीज़ बात मेन रह गई आपकी, जो आगे दिनों में ये चश्मे बद्दुर जो ये किताब का विमोचन होने वाला है, इसके बारे में ज़रा बताएं कि इसमें क्या खासियत है। गज़ल है, कविताएं हैं, और इसकी कुछ पंक्तियां भी सुनाएंगे। ये पूरी तरह गज़ल से समाहित 120 गज़ल है इसमें जी। और उर्दू के शब्दों का मैं सफिशिएंट अच्छे से उपयोग करता हूँ। मैं कम से कम 1000-1200 से ज़्यादा गज़ल लिख चुका हूँ, तो मेरे को अपनी पुरानी 25-30 गज़ल अच्छे से याद है जो मंच में सुना सकता हूँ। इस नई किताब में सभी नई गज़ल हैं, तो मैं 4 लाइन पढ़ के ही सुनाऊँगा आपको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप 4 लाइन बिल्कुल पढ़ के ही सुनाएंगे। एडिट तो आप लोग कर सकते हैं ना सब आगे? कट कर दूं मैं? जी सर, बताएंगे ये जो आपके पुस्तक जो विमोचन होने वाली है परसों, इसका नाम जो आपने चश्मे बद्दूर रखा है, इसका अर्थ क्या होता है और आपने क्या सोच के इस किताब का नाम चश्मे बद्दूर रखा है? चश्मे बद्दूर का अर्थ होता है बद
बद मतलब बदी, नेकी और बदी जैसे बोलते हैं, बदी से दूर रहने वाली आंखें, मतलब वह पर्सनालिटी और वह व्यक्तित्व जो बदी से दूर रहती है यानी नेकी का काम करती है, उसको हम चश्मे बद्दूर कहते हैं। ये बात मेरे दिमाग में बहुत दिनों से थी। एक फिल्मी गाना है चश्मे जी जी, बहुत पुराना और हिंदी बहुत गाना है चश्मे बद्दूर। हाँ मेरे ख्याल से पिक्चर भी है कोई। शम्मी कपूर ने में फिल्माया गया एक गाना है। जी जी। और चश्मे बद्दूर को फोकस करते हुए मेरी गज़ल भी है इसमें, जो मैं अपने पत्नी के ऊपर लिखा हूँ, उसके जी ऊपर जी से मैंने ये हेडिंग दिया हुआ है। जी, हाँ। क्या का अर्थ क्या है, मौत का सबको पता है। जी जिंदगी का अर्थ क्या है, मौत का सबको पता है। हम बड़े तो हो गए हैं पर बड़प्पन लापता है। हम बड़े तो हो गए हैं पर बड़प्पन लापता है। मैं किनारा तू समंदर, मेरे बिन आखिर तू क्या है। मैं किनारा तू समंदर, मेरे बिन आखिर तू क्या है। उनकी जुल्फ़ें ऐसी बिखरी, बादलों का सर झुका है। न मिला उससे दुखी क्यों, सोचो तुमको क्या मिला है। राम ने जो भी सहा दुख, अपनों ने सब दिया है। आज रावण फिर मरेगा, आज रावण फिर मरेगा। आज दानी दशहरा है। ज़िंदगी का अर्थ क्या है, मौत का सबको पता है। जी, बहुत अच्छी गज़ल थी, बहुत सुंदर। और इन शब्दों के बीच में आपने पूरे जो अपने जीवन का जो रहता है एक अर्थ समझा दिया कि और साथ ही में इसमें आपने राम और रावण को भी जिस तरह से इनका वर्णन किया, बहुत ही अच्छा थी, बहुत ही सुंदर गज़ल है। मैं हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए, ये जो किताब है चश्मे बद्दूर, इनका विमोचन होने वाला है। हमारे रचनाकार हैं डॉक्टर संजय दानी जी। जल्द ही इस पुस्तक का विमोचन होने वाला है। आप इसे कहीं पुस्तकालय से प्राप्त कर सकते हैं। और हम डॉक्टर संजय दानी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हैं कि वो लगातार इससे से एक सुंदर सुंदर कविताएं छत्तीसगढ़िया भाषा में, उर्दू भाषा में और हिंदी भाषा में हमारे बीच लेके आए। और इस पुस्तक विमोचन के लिए भी उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। हम चाहते हैं कि आप जाके इस पुस्तक को ज़रूर लें। कितने सुंदर संग्रह है, इसे एक बार ज़रूर पढ़ें। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा, कैमरामैन महेश तिवारी के साथ।